लास्ट क्लास में मैंने आपको YDSC सेकंड कराया था। आज YDSC थर्ड क्लास है। ठीक है भैया, मैंने आपको एक टॉपिक कराना, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराने। ठीक है, टॉपिक क्या कहता है कि ये शो करो कि जो इंटरफेरेंस होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, ये शो करना है आपको कि जो इंटरफेरेंस होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है भैया, फॉलो करता है। ये शो करना है। अब आपको बता दो भैया, अगर मैं बात करूं वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में एनर्जी का मतलब होता है इंटेंसिटी वेव में, जबकि आप ड्यूअल नेचर में जाओगे तो वहां पर इंटेंसिटी का अलग मीनिंग होता है। ठीक है, यहां पर इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, तो जब भी आपको वेव की एनर्जी की बात की जाएगी तो आप उसकी इंटेंसिटी निकालोगे। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, टॉपिक का नाम है शो दैट इंटरफेरेंस follow the law of conservation of energy, law of conservation of energy। अच्छा यार, ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मुझे ये निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्रीन होती है वहां पर आपको मिलता है ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट, है ना। ब्राइट में ज्यादा एनर्जी होती है, डार्क में कम एनर्जी होती है। इसका मतलब ब्राइट से कहां एनर्जी आ गई है, ब्राइट से कहीं एनर्जी उत्पन्न हुई है, या डार्क में कहीं एनर्जी गायब हो गई है? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। डार्क में जो एनर्जी कम हुई है वो ब्राइट में क्या हो गई है, बढ़ गई है। बाकी टोटल एनर्जी क्या है, उतनी है, सेम है। टोटल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है भैया, तो यही शो करना है कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों क्या है, सेम है। हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। पहले स्लिट से निकलने वाली वेव का जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी स्लिट से निकलने वाली जो वेव थी उसकी इक्वेशन थी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इसकी इंटेंसिटी होगी आपकी के ए स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, के बी स्क्वायर। ये बिफोर इंटरफेरेंस का केस है, बिफोर इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस होने से पहले का केस है। तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या होगी, I1 प्लस I2। I1 क्या होगा, के ए स्क्वायर, I2 क्या होगा, के बी स्क्वायर, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगी आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, आफ्टर इंटरफेरेंस क्या होगा, आफ्टर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होने के बाद क्या होगा कि भैया आपको पता दो चीजें बनेंगे, दो स्पॉट बनेंगे, एक ब्राइट स्पॉट बनेगा और एक डार्क स्पॉट बनेगा। ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो मैक्सिमा बनता है उसका जो एम्पलीट्यूड आता है मैक्सिमा का, वो आता है ए प्लस बी के बराबर। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है। तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमा की, के आर मैक्सिमा का स्क्वायर। के आर मैक्सिमा की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होता है स्क्रीन पर। ठीक है, एंड जहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव होता है वहां पर आर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, और वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात बता रहा हूं मैं आपको। इंटेंसिटी भी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इंटेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, और यहां पर इंटेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले इंटेंसिटी दोनों के पास थी, यहां पर भी थी, यहां पर भी थी। टोटल इंटेंसिटी हमने निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो इसलिए अगर आप इसमें टोटल निकालोगे तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालोगे, तो फाइनल इंटेंसिटी इक्वल्स टू में एवरेज इंटेंसिटी बराबर में आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा अपॉन में क्या होगा, 2। आई मैक्सिमा की वैल्यू क्या रखी हुई है, के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आई मिनिमा की वैल्यू क्या रखी है, के ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अगर देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आई फाइनल इक्वल्स टू में के, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस, सॉरी कॉस तो आएगा नहीं है ना, 2ab आएगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम कॉस गायब हो जाते हैं। मैक्सिमम में कॉस की वैल्यू होती है 1 और मिनिमम में कॉस की वैल्यू होती है -1 प्लस के, इसका होल स्क्वायर खोल के क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में क्या होगा 2 आ गया। अब भैया फाइनल इंटेंसिटी इक्वल्स टू में, अभी आप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है भैया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़कर क्या होगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ के क्या होगा 2b स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि और के मैंने कॉमन ले लिया था। अपॉन में क्या हो गया 2, इसको सॉल्व कीजिए, दो कॉमन निकाल लीजिए तो क्या आएगा आपका के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फाइनल इंटेंसिटी आ रही है, और आपने देखा इनिशियल इंटेंसिटी आपकी इतनी है और फाइनल इंटेंसिटी भी क्या आ रही है आपकी इतनी ही आ रही है, सेम आ रही है ना, फाइनल इंटेंसिटी भी आपकी इतनी आ रही है जितनी पहले थी इनिशियल वाले। सो हम लिखेंगे, सो इनिशियल इंटेंसिटी बराबर में फाइनल इंटेंसिटी। जब इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटी बराबर आ रही है मतलब दोनों केस में एनर्जी क्या है भैया सेम है, सो इट फॉलो दी, सो यहां पर हेयर इनिशियल टोटल इंटेंसिटी बराबर में फाइनल इंटेंसिटी, तो इट फॉलो दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इंटरफेरेंस जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है भैया फॉलो करता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये हर दूसरे तीसरे साल में पूछा जाता है 3 मार्क्स का, ठीक है। आपको ये करना है, यहां पर आपको शो करना है भैया कि इंटरफेरेंस जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो बिफोर इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी निकाल लो और आफ्टर इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी निकाल लो, दोनों इंटेंसिटी अगर बराबर आ गई तो इसका मतलब एनर्जी भी क्या है बराबर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है भैया ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ू, चलो। चलो अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, सॉरी कुछ टॉपिक कराए थे जिसमें मैंने बताया था पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन मैंने निकाली थी वाई एन इक्वल्स टू में एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला था। पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसकी पोजीशन निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका वाई एन इक्वल्स टू में 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालने की पोजीशन जॉन सीवर, ठीक है। फिर आया था देखिए यहां पर बता रहा हूं फ्रिंज विड्थ कहते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी वैल्यू होती है चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, दोनों की विड्थ आपको याद होगी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी हुआ करती थी, ठीक है। इन्हीं के ऊपर आपके बेस क्वेश्चन है जो अब मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, एनसीईआरटी का। क्या कह रहा है, इन वाइड एससी एक्सपेरिमेंट आर 2 पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब 2 स्लिट्स के बीच की दूरी क्या है 1 मिलीमीटर अपार्ट, और स्लिट्स के बीच की दूरी को स्मॉल डी लिखते थे, जो कि क्या 1 मिलीमीटर अपार्ट। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन क्या है 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर है। जो वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो वो क्या है भैया 500 नैनोमीटर है। आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो आपको पता ही है फॉर्मूला, निकालना है भैया सब कुछ दे रखा है, हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है भैया लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ, लेजर लाइट है इसकी में वेवलेंथ कितनी रखी है आपको 630 नैनोमीटर। ठीक है, इंसिडेंट है पेयर ऑफ स्लिट्स। ठीक है भैया, स्लिट्स के पेयर पे ऐसे पड़ती है, और जो हमें इंटरफेरेंस मिलता है उसमें जो फ्रिंज सेपरेशन है, फ्रिंज सेपरेशन बराबर में क्या होता है, विड्थ ही होता है, बताया ना पीछे मैंने। तो जो फ्रिंज सेपरेशन है यानी विड्थ जो आ रही है पहले केस में, जब इतनी वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो तो आ रही है 8.1 मिलीमीटर। ठीक है, समझ गए। अब दूसरे केस में आ रहे हैं, कह रहे अगर हम वेवलेंथ बदल दें, अब वेवलेंथ नहीं पता, कह रहे भैया जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी 7.2 मिलीमीटर। तो कह रहा भैया वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। यहां पर कैपिटल डी और स्मॉल डी को चेंज नहीं किया जा रहा। अगर मैं इस केस में देखूं तो कैपिटल डी की वैल्यू हमने ले ली कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू स्मॉल डी। इस केस में भी कैपिटल डी क्या होगा, कैपिटल डी रहेगा, स्मॉल डी क्या रहेगा, स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन और स्लिट का सेपरेशन, और स्मॉल डी क्या है, स्लिट सेपरेशन। ठीक है भैया, तो इक्वेशन बनाओ, यहां पर बीटा वन किसके बराबर होगा, क्या होगा, लैम्डा वन कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। बीटा वन की वैल्यू क्या है 8.1, लैम्डा वन की वैल्यू क्या है 630, और कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम ही है, तो होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरे केस का देखते हैं। तो ये क्या होगा भैया, बीटा टू बराबर में लैम्डा टू, कैपिटल डी वही है, कुछ नहीं चेंज हुआ है, स्मॉल डी भी वही है। बीटा टू की वैल्यू कितनी रखी है 7.2, लैम्डा टू आपको निकालना है, कैपिटल डी और स्मॉल डी वही है, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करोगे तो क्या हुआ 8.1 डिवाइड बाय 7.2 बराबर में क्या होगा 630 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, और ये वाला डिवाइड में आगे तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा स्मॉल डी लैम्डा टू अपॉन में कैपिटल डी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है भैया, और ये कैंसिल होगा तो 9 बार, ये कितना बड़ा 8 बार, 9 8, और ये क्या होगा 630 लैम्डा टू। तो लैम्डा टू क्या होगा भैया 630 गुणे में 8/9, 70 बार गया। ठीक है भैया, तो ये आएगा 560 नैनोमीटर, आपका आंसर आ गया। जो दूसरे केस में वेवलेंथ आपने यूज कर रखी है उस वेवलेंथ की वैल्यू चार्ट मारूंगा, ध्यान रखियो। यू गॉट इट माय बातचीत कर यार। और वहां से कौन खुटर खुटर कौन कर रहा है भाई, ये खटखटी की आवाज कहां से आ रही है। इस बार जो बोलते मिला बोर्ड में बुला लूंगा और कराऊंगा उससे क्वेश्चन। अबे ओए, अच्छा भाग गया, चिल्ला रहे आगे लगे। साले निकम्मे कहीं के, गेम खेल रहे, पता नहीं फोन दिलवा दिया घर वालों ने। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, अब सेम क्वेश्चन है। येलो लाइट है, वेवलेंथ कितनी रखी है, येलो लाइट की वेवलेंथ कितनी रखी है 6000। सेम क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम, मैं पूरा नहीं कराऊंगा। प्रोड्यूस द फ्रिंज विड्थ कितना है येलो लाइट का 0.8 मिलीमीटर है। कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या सेम है। ठीक है, इक्वेशन डालोगे, येलो लाइट की वेवलेंथ बराबर में क्या होगा लैम्डा ऑफ येलो लाइट कैपिटल डी और स्मॉल डी, सेम ही रहेगा। इक्वेशन डालोगे पहली इक्वेशन होगी, समझ गया। फिर कह रहे भैया वेवलेंथ हमने क्या कर दी, क्या ले ली मोनोक्रोमेटिक से अनदर मोनोक्रोमेटिक, दूसरा लैम्डा टू कर दो, इसको वेवलेंथ लाइट का कलर नहीं रखा। 7500 एंगस्ट्रॉम दे दिया। ठीक है, इसमें विड्थ अपने को नहीं पता, लेकिन कैपिटल डी स्मॉल डी के सेम है। फिर वही क्वेश्चन रहेगी, क्या होगा बीटा टू बराबर में लैम्डा टू कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, है ना। बीटा टू कितना है, लैम्डा बीटा टू निकालना अपने को, लैम्डा क्या है 7 5, है ना, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाल देता हूं, है ना। हाँ अच्छा, हाँ स्लिट सेपरेशन को 2D कर दिया और स्क्रीन सेपरेशन को क्या कर दिया
आगे कर दिया क्या? Young double slit experiment, the what will be the fringe width of light source is replaced by the another monochromatic source of wavelength. इतना separation between slits is double. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डबल कर दिया, 2D कर दिया. स्लिट सेपरेशन पहले जब स्मॉल डी था ना, अब उसको 2D कर दिया, अब 2D कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी कुछ नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखिए बीटा 2 क्या है, बी वाई क्या 0.8, लैम्डा 6000. ठीक है ब्रो, कैपिटल डी और क्या स्मॉल डी, ये क्या हुआ फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड करोगे तो भैया क्या हुआ 0.8 डिवाइड बाय बीटा 2 जो कि आपको निकालना है, और 6000 कैपिटल डी स्मॉल डी, ये डिवाइड होगा तो क्या होगा 2D अपॉन में 7500 कैपिटल डी, ये कैंसिल, बीटा 2 निकाल लोगे? अब बोला हाँ, चलो अगला करो. अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कह रहा है टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, वही है डबल स्लिट है ना, टू स्लिट बोलो तो. फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट द सेम सम डिस्टेंस डी. ठीक है, इफ द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स इतना. कह रहा है टू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जो सिंगल कलर की हो, एक येलो कलर, जो भी एक कलर होनी चाहिए, मतलब एक वेवलेंथ वाली लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं. ठीक है भैया, कह रहा है इन द टू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिंज आर. अच्छा, इसमें आधा क्वेश्चन और है यार, तभी मैं कह रहा हूं कि इसमें से कहां होगा, आधा क्वेश्चन और होगा. ये आधा, अब हो गया पूरा. ठीक है, कह रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल किया गया और स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है कैपिटल डी है. इफ द स्क्रीन इज मूव्ड, स्क्रीन को मूव कराया जाता है कितना 5 सेंटीमीटर, किसकी तरफ, स्लिट की तरफ. द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज कितना आया, फ्रिंज विड्थ के अंदर जो बदलाव आया वो इतना आया. ठीक है, और कह रहा है भैया स्लिट सेपरेशन इतना ही है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. देखिए क्या आपको पता है, यहां पर आप क्या चेंज कर रहे हो, यहां पे चेंज क्या कर रहे हो आप, कैपिटल डी चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और कैपिटल डी के बदलाव की वजह से किसमें बदलाव आ रहा है, फ्रिंज विड्थ में. बाकी सब चीजें सेम है. तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, बीटा इक्वल्स टू में लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी. किसमें बदलाव कर रहे हो आप, कैपिटल डी में. लैम्डा सेम है, कैपिटल डी में बदलाव किया, स्मॉल डी वही है, तो बदलाव किसमें आ गया, इसमें आया बदलाव. ये क्या है, बीटा के अंदर बदलाव, विड्थ के अंदर बदलाव. ये किसके अंदर बदलाव है, स्क्रीन और स्लिट के अंदर बदलाव. ये सब सेम है. तो भैया आप देखिए विड्थ के अंदर कितना बदलाव है बेटा, कितना है, विड्थ जो चेंज हुई है कितनी आई है, 3 × 10⁻⁻5. लैम्डा अपने को निकालना है, कैपिटल डी के अंदर आपने कितना चेंज किया है, 5 × 10⁻². ये डेल्टा डी का मतलब चेंज इन डी, तो डी के अंदर आपने कितना चेंज किया. और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है भैया, 10⁻³ तो यहां से आपका वेवलेंथ आ जाएगा. ठीक है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है. आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि आप कर नहीं पाते इसको. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहां पर आपको बातें पता लग रही है कि भैया अगर आप, मैं एक टर्म को चेंज कर रहा हूं, उसकी से दूसरी टर्म चेंज आ रही है, अगर आपको चेंज दे रखा है तो आप सीधा यहां से कर सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए. अब इस वाले क्वेश्चन का एक बार आप ट्राई कीजिए, कॉपी के पीछे, जल्दी करो बेटा, सारे अपनी कॉपी के पीछे करो. कह रहा भैया YDSC एक्सपेरिमेंट यूजिंग द वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी यूज के रखी है भैया, कितनी रखी भैया, 400 नैनोमीटर. इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ, विड्थ कितनी रखी है भैया, x रखी है. ठीक है, ऑब्टेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज बाय 6000 नैनोमीटर, ओ सॉरी 600 नैनोमीटर. देखिए इंक्रीज टू और एक बाय होता है. इंक्रीज टू का मतलब होता है कि 400 से लेके 600 कर दिया आपने, मतलब ऐड नहीं किया आपने. और इंक्रीज बाय होता ना तो इसमें 400 + 600 लिखते. ठीक है,
तो इस केस में लैम्डा 2 क्या हो गया भैया आपका 600 हो गया नैनोमीटर। एंड द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स हाफ। अच्छा, इस केस का जो सेपरेशन स्लिट सेपरेशन है वो d1 को मैंने d लिया, और यहां पर जो d2 होगा क्या होगा d बाय में 2 हो जाएगा। ठीक है। इफ वन वांट टू ऑब्जर्व द फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन टू बी द सेम इन द टू केस, कह रहा भैया कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, d1 भी क्या है d है, और d2 भी क्या है d ही है। ठीक है भैया। तो फाइंड द रेशियो, अच्छा नहीं है तो ये नहीं डी, यहाँ पे d1 है और ये क्या है d2 इफ द इफ वन वांट्स टू ऑब्जर्व द फ्रिंज विड्थ, तो दोनों केस में विड्थ की वैल्यू क्या है, बीटा 2 भी क्या है x है, बीटा 2 भी क्या है, कह रहा दोनों केस में आपको विड्थ सेम चाहिए, तो आपको बोला d1 और d2 का रेशियो निकालिए क्या होगा। तो भैया देखिए यहां पर क्या होगा, d1 d2 का रेशियो निकालना अपने को। ठीक है, सब लिख लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है। यहां पर लिखोगे तो क्या होगा, बीटा 1 इक्वल्स टू में लैम्डा 1 d1 अपॉन में स्मॉल d। तो बीटा 1 की वैल्यू क्या है, x, लैम्डा क्या है 4000 400, d1 और ये क्या है भैया स्मॉल d की वैल्यू क्या है, ये पहली इक्वेशन आ गई, ये d1 कर दो इसको। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या होगी, x होगी, इसमें बीटा भी बीटा, पहले बीटा 2 लिख दो वरना, बीटा 2 इक्वल्स टू में क्या होगा लैम्डा 2 d2 अपॉन में, तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी है भैया x, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है भैया 600, d2 और ये क्या है d बाय में 2, उस बाय का 2 पर आ गया, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, यानी x अपॉन में x हो गया इधर, और इधर क्या होगा 400 d1 अपॉन में स्मॉल d, और ये वाला जो डिवाइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा d अपॉन में 2 600, और ये क्या होगा d2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 बार गया, और ये क्या हुआ 3 बार गया, तो ये x x कैंसिल, यहां पे आएगा 1, इधर आएगा आपका d1 अपॉन में d2, और नीचे क्या है 3, इधर ले आओ तो क्या हुआ d1 अपॉन में d2 क्या आया 3, यानी क्या हुआ, इसको लिखोगे आप d1 अपॉन में d2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1, ये आंसर है। ठीक है, क्या तोड़ा, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, अब आगे बढ़े, अभी देख लो पीछे, देखिए भैया आपको याद है मैंने 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे, इंटेंसिटी रेशियो क्या था याद है, जो यहां पर यूज होगा, I1 अपॉन में I2 बराबर में क्या था, ए पहले वेव का एम्पलीट्यूड अपॉन में दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये निकलवाया था मैंने, याद है लास्ट क्लास में। दूसरा निकलवाया था आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का जो रेशियो आया था वो 1 प्लस आर अपॉन में 1 माइनस आर, आर एम्पलीट्यूड रेशियो, इसकी वैल्यू क्या थी आर थी, याद है, का होल स्क्वायर आया था। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में कराया था। अच्छा इसकी वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी थी, I1 अपॉन में I2 इक्वल्स में इसकी वैल्यू क्या थी आर, तो आर स्क्वायर रहेगा, तो आर की वैल्यू क्या है यहां से आर इक्वल्स टू अंडर रूट I1 अपॉन में I2, ये लास्ट क्लास में मैंने कराया था आपको। कह रहा है टू करंट सोर्स हैव द इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो क्या है 25/16, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, आपको मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी का क्या निकालना है रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आपको I1 I2 पता है। अच्छा एक देखिए मैक्सिमा क्या था याद है, मैक्सिमा था आपका अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट का होल स्क्वायर, और मिनिमा क्या था आपका अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब हमें I1 I2 तो नहीं पता, देखिए हम ले लेंगे I1 को क्या लेंगे 25x, क्या लेंगे, और I2 को क्या ले लेंगे 16x, और I मैक्सिमा
अपॉन में आई मिनिमा। यार इतना लंबा तो करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इससे एम्पलीट्यूड रेशियो निकाल लो। आपको पता है आर स्क्वायर ये क्या किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर हो, तो आर की वैल्यू क्या होगी 5/4। और आई मैक्सिमा आई मिनिमा आपको पता ही है, आई मैक्सिमा अपॉन में आई मिनिमा इक्वल्स टू में 1 + आर की वैल्यू क्या रखी है 5/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - 5/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ये आ जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं टू स्लिट्स और विड्थ रेशियो, अच्छा विड्थ रेशियो मैंने कहा था, हाँ W1 अपॉन में W2 इक्वल्स टू क्या था I1 अपॉन में I2 आया था, और I1 अपॉन में I2 किसके बराबर है आर स्क्वायर के। ठीक है, रिवीजन नहीं करते भाई बिल्कुल भी आप लोग। तो W1 अपॉन में W का रेशियो कितना रखा है 4/1 दे रखा है। डिड्यूस द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो भैया आपको पता ही है I1 अपॉन में I2 के बराबर भी आएगा, और I1 अपॉन में I2 किसके बराबर होता है आर के, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। क्या आ जाएगी, तो आई मैक्सिमा क्या होता है आई मिनिमा, तो आई मैक्सिमा क्या था 1 + आर का होल स्क्वायर और 1 - आर का 1 + आर की वैल्यू क्या रखी है 2 स्क्वायर 1 - 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, क्या क्या दिक्कत है आंसर R+1, अरे तो आंसर वही आएगा स्क्वायर है। अबे अनपढ़, रेशियो तो सेम आएगा 9/1 यानी 9:1 आएगा। अब स्क्वायर टर्म है ना, स्क्वायर टर्म में आगे पीछे कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भैया, ये देखिए कह रहा रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, आई मैक्सिमा कितना रखा है और आई मिनिमा का रेशियो देखा है आपको 9/25। आपको क्या निकालना है विड्थ रेशियो। अरे तो भैया विड्थ रेशियो आपको पता ही है किसके बराबर होगा I1 अपॉन में I2 के, और I1 अपॉन I2 किसके बराबर था आर स्क्वायर। तो भैया आपको आई मैक्सिमा पता है, आई मैक्सिमा की वैल्यू क्या होती है 1 + आर और 1 - आर का, अच्छा आर आर आगे था ना, R+1 R-1 का होल स्क्वायर, ये इसे एक बराबर था ना 9/25। सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा R+1 अपॉन में R-1 की वैल्यू कितनी आ गई है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 5R+5 बराबर में 3R-3। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 3R नेगेटिव आ रहा, चलो कोई बात नहीं, उसको दिक्कत नहीं। 5R इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका 8, तो -2R बराबर में क्या हुआ 8, तो आर की वैल्यू क्या होगी -4। आर की वैल्यू 4 आ गई, तो भैया क्या निकालना है आपको, क्या निकालना विड्थ रेशियो निकालना है। तो विड्थ रेशियो किसके बराबर होता है W1 अपॉन में W2 किसके बराबर होगा आर स्क्वायर के। आर की वैल्यू क्या रखी है -4 का स्क्वायर, यानी क्या हुआ 4 आ रहा है, यानी W1 अपॉन में W2 का रेशियो क्या रहा है 4:16। 16, ठीक है, आसान क्वेश्चन है भैया, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों की, कोई औकात नहीं है, बस आप लोग ना पढ़ते नहीं हो बीच में। आप जिस दिन पढ़ा दिया ना उसी दिन बस होता है। ये अच्छा क्वेश्चन बड़ा हो गया। क्या कह रहा है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा है। इंटेंसिटी I1 अपॉन में I2 की वैल्यू कितनी रखी है बीटा दे रखा है ना। कह रहा प्रूव दैट आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा बराबर में ये दे। अबे भैया आई मैक्सिमा, अच्छा इसका इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी आर स्क्वायर के बराबर आएगी ना, तो आर की वैल्यू क्या होगी √बीटा हो जाएगी। अपने को प्रूफ करना है ये इसके बराबर है। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है तो मैंने करा दिया लेकिन ठीक है। तो देखिए आई मैक्सिमा क्या होता है बेटा R+1 का, ये काम करो
हाँ, आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या लिख दो, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये आई मैक्सिमा होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई मिनिमा क्या होता है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, सेम यही आएगा, I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, प्लस आएगा √I1। वैसे अगर आप स्क्वायर नहीं डालना चाहते तो आपको आई मैक्सिमम बता दो, तो मैक्सिमम जहां पे बनता है ना वहां पे कॉस की वैल्यू होती है 1, और मिनिमम जहां पे बनता है वहां पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1। बस, तो इसे भी मत करो, इससे भी आसान कराता हूं, इससे भी आसान देख लो ना। आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1, कॉस भी लिखता ना। आई मिनिमम क्या होगा, सॉरी यार क्या है ये, कौन है, माइनस ये क्या होगा, I1 I2, यहां पर माइनस आ जाएगा और क्या होगा, 2 √I1 √I2, ये हो गया। सीधा बिल्कुल सेम नीचे भी करो, क्या होगा, आई मैक्सिमम क्या होगा, I1, चुप हो जा भाई, 2 √I1 I2 और प्लस क्या आएगा, I1 I2 और 2 √I1, ये भैया लिख देते सीधा, खत्म हो गया। अब देखिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, बोला हाँ, इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा, ये I2 से I2 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, 4 √I1 I2 अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे वाली सारी टर्म जुड़ रही है ना, जुड़ रही है ना। अच्छा मिनिमा है क्या, बता भी नहीं रहा कोई, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया तो क्या नीचे आएगा, 2I1 प्लस 2I, दो कॉमन करके कैंसिल कर मोटे। अब तेरे से पूछेगा, मुझसे पूछ में, कौन पूछ रहा है, अब भाई क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया था, मैं ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बना दूं, अच्छा यार, ठीक है भैया। अब दो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, 2 √ क्या होगा, I1 I2 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां पर I1 प्लस I2, आपको क्या दे रखा है, इंटेंसिटी रेशियो क्या दे रखा है, बीटा, क्या दे रखा है, तो हम करेंगे क्या, इंटेंसिटी का रेशियो तो नहीं भी दे रखा, अभी अपना आया नहीं है उस फॉर्म में, तो हमने क्या किया, 2 इसको लिख दिया √I1, लिख सकते हो, इसको लिखोगे √I2, ये भी लिख सकते हो, और यहां से I2 कॉमन ले लो, नीचे से I2 कॉमन ले लो तो यहां पे क्या होगा, I1 अपॉन में I2 हो जाएगा, यहां से जब I2 कॉमन लोगे तो I1 अपॉन में I2 और यहां पे क्या होगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए यहां से I2 से ये क्या हुआ, √I2 बचा, इस √I2 से I2 कैंसिल होगा तो यहां पे √I2 बचेगा। अब इसे क्या लिखेंगे हम, दो √I1 √I2, तो इसे लिखेंगे होल √I1 अपॉन में I2, ये क्या हुआ, I1 +1 हो गया। I1 I2 का रेशियो कितना रखा है, बीटा, कितना रखा है, तो 2, ये क्या हो गया, √β अपॉन में ये क्या हुआ, बीटा +1 प्रूफ हो गया। ठीक है भैया। अब देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं कल की क्लास में करा दूंगा, ठीक है, कल से डिफ्रैक्शन नाम का टॉपिक चालू होगा, 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद मैं सीधा डिफ्रैक्शन पे आ जाऊंगा, ठीक है, समझ गया। तो भैया और दूसरी बात है भाई, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिवीजन क्लास में आइए, क्लास भरी रहती है लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया भर दो पूरी क्लास, और पूछ लेना, मैं ऑन टाइम क्लास स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट किसी का, चाहे कोई आया ना आए, मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, आपकी भलाई है, नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुनाता हूं, ठीक है, काम करवाता हूं, दोनों चीजें होती हैं।